तो आइए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ इस प्रकार से वेक्टर्स देता हूं। सपोज ए वेक्टर आपका एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है और बी वेक्टर आपका वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और फिर वीडियो रिज्यूम करके सॉल्यूशन को देखेंगे। राइट, ठीक। तो अब अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि दोनों ही वेक्टर्स को ओरिजिन से बनाऊंगा। दोनों ही वेक्टर्स को ओरिजिन से बनाऊंगा। तो जैसे ए वेक्टर को अगर मैं ओरिजिन से बनाऊं तो ऐसा बन जाएगा, और बी वेक्टर को अगर मैं ओरिजिन से बनाऊं तो ऐसा बन जाएगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हुआ? इतना। ठीक, तो ये पूरा एंगल 90, ये 30, ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो आंसर हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में सपोज ए वेक्टर आपका ऐसा है 30 डिग्री और बी वेक्टर आपका कुछ ऐसा है, ये एंगल 30 डिग्री। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखिए। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले दोनों वेक्टर्स को ओरिजिन से बनाएंगे। तो ए वेक्टर को अगर मैं ओरिजिन से बनाऊं तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये एंगल 30। ठीक, अब बी वेक्टर को देखिए, बी वेक्टर को अगर हम ऐसे ऊपर खिसकाएंगे तो ये वाई एक्सिस से ऐसे 30 बना रहा है। तो ओरिजिन से बनाएंगे तो कहां पर आएगा? ये ऐसा कुछ आएगा और ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। राइट, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया? यहां से लेकर के यहां तक, और आप साफ देख सकते हैं कि ये एंगल 30, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60। तो 60 प्लस 30 कितना हुआ? 90। तो ए और बी के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी ऐसा। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं। आप वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि दोनों वेक्टर्स को ओरिजिन से बनाएंगे। दोनों वेक्टर्स को ओरिजिन से बनाएंगे।
ठीक, तो वेक्टर ए 60 डिग्रीज, ठीक, और वेक्टर बी, तो वेक्टर बी आपका कैसे बनाया होगा आपने, वाई एक्सिस से 30 डिग्रीज पर, यानी ऐसे, ठीक। तो अब वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल देख लीजिए, तो अगर ये एंगल 60 है तो यह एंगल कितना हो गया 30, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी टोटल कितना हो गया 60 डिग्रीज, ठीक, क्लियर है बात। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए दोनों वेक्टर्स एक वेक्टर ए इधर की ओर 30 ऐसे, ठीक, और दूसरा वेक्टर बी मैं ऐसे देता हूं 30 डिग्रीज, ठीक। देखिए वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर वीडियो रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हर बार की तरह क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को पहले ओरिजिन से बनाएंगे। तो ओरिजिन से बनाएंगे तो ए वेक्टर को अगर हम ओरिजिन पर ले जाएं तो कैसा बनेगा, ऐसे 30 डिग्रीज, ठीक, और बी वेक्टर को ओरिजिन पर ले आए तो कैसा बनेगा, ऐसा एक्स एक्सिस से 30 डिग्रीज, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पूरा इतना हो जाएगा, ठीक। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, और ये दोनों कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना हुआ 180, ठीक। यानी कि वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल हुआ 180 डिग्रीज, ठीक। या वेक्टर ए एंड बी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब भी किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्रीज होता है तो हम, या फिर वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, लिख लीजिएगा, ठीक। जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 हो या वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, राइट, नोट कर लीजिए। और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है वेक्टर ए वाई एक्सिस से 30 डिग्रीज पर और वेक्टर बी एक्स एक्सिस से 60 डिग्रीज पर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले दोनों ही वेक्टर्स को ओरिजिन से बनाएंगे, सबसे पहले दोनों वेक्टर्स को ओरिजिन से बनाएंगे। तो ए वेक्टर को अगर हम ओरिजिन पर ऐसे ले जाएं
ए वेक्टर को अगर हम ओरिजिन पर ऐसे ले जाएं, राइट, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और बी वेक्टर को अगर हम ओरिजिन पर ले जाएं तो ऐसा कुछ बनेगा, और ये वाला एंगल हम बोलेंगे 60 डिग्रीज। ठीक बनाया मैंने, राइट। अब एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये वाला एंगल होगा। अब देखिए क्या है कि ये पूरा एंगल है 90, ये एंगल 30 और ये एंगल 60, तो टोटल कितना हो गया 90। यानी ये पूरा एंगल 90 और इन दोनों का सम भी 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 0। या यूं कहें कि ए और बी एक पर एक हैं, या दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, या दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक, तो जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज हो किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में, या फिर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, ठीक। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्रीज है या जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उन्हें हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्रीज है या दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमने देखा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमने देखा कि जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक। तो दोनों का टेल एक ही जगह पर लाइए और फिर इस एंगल और इस एंगल में जो छोटा होगा वो इन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा। ठीक, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, दोनों वेक्टर्स का टेल पर टेल लाइए और फिर इन दोनों एंगल्स में से जो छोटा होगा वो इन दोनों के बीच का एंगल कहलाएगा। ठीक, तो इससे एक बात तो ये देखी जा सकती है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, राइट, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मिनिमम कितना हो सकता है 0 डिग्रीज। ठीक, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0। ठीक, अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ए ये है, एक वेक्टर ए ये है और दूसरा वेक्टर हम ऐसे रखते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अब अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता जाऊं तो एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच का बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये 180 हो जाएगा। ठीक, बढ़ते वक्त एक वक्त आएगा जब ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 180 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या है कि जब तक 180 नहीं हुआ है तब तक तो बढ़ रहा है, ठीक। यानी कि जब तक ये एंगल 180 से कम रहेगा तब तक जैसे जैसे हम इसको घुमाते रहेंगे एंगल बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ेगा, जब तक एंगल 180 नहीं हो जाता है। ठीक, अब देखिए क्या है कि जैसे ही
180 से ज्यादा होगा, जैसे ही ये वाला एंगल 180 से ज्यादा हो जाएगा तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कौन सा कहलाने लगेगा? ये वाला कहलाने लगेगा। ठीक, और ये वाला एंगल कितना है? 180 से कम है। ये वाला एंगल कितना है? 180 से कम है। कुल मिलाकर क्या समझाना चाहता हूं कि भाई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी 0 डिग्रीज। ठीक, अब देखिए क्या है कि दो वेक्टर की टेल पर टेल लाएं तो इन दोनों में जो छोटा होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा, वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। ठीक, तो यदि ऐसा है तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए यहां पर फिक्स्ड है, दूसरा वेक्टर जो बी है उसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो जब तक हम उसको ऐसे घुमाते रहेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ता रहेगा, बढ़ता बढ़ता बढ़ते 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 वो 180 तक पहुंचेगा। ठीक, तो 180 तक तो बढ़ रहा है। ठीक, 180 से जैसे ही आप उसे घुमाएंगे तो ऊपर वाला एंगल 180 से ज्यादा हो जाएगा, परंतु नीचे वाला एंगल 180 से कम हो जाएगा। नीचे वाला एंगल 180 से कम हो जाएगा। तो अब ऊपर वाला एंगल बनेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या नीचे वाला? नीचे वाला बनेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये एंगल कैसा होगा? 180 से कम होगा। ठीक, यानी कि मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्रीज। ठीक, अब देखिए क्या है कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसका हेडिंग नहीं लिखवाया था जानबूझकर, फिर दिमाग में वही बातें घूमने लगती हैं। इसका हेडिंग रहेगा रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, तो रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में मिनिमम एंगल कितना आ गया? 0, मैक्सिमम एंगल कितना आ गया? 180। और अभी अभी हमने पिछले एग्जांपल से यह भी सीखा है कि जब एंगल 0 बनता है तो हम ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, और जब एंगल 180 बनता है तब हम वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पूरा नोट कर लीजिए। ठीक, तो हम लोग रेंज लिख सकते हैं 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्रीज। ठीक, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। कितने प्रकार के वेक्टर्स होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। बेसिकली हम कुछ टर्म्स सीखेंगे जो कि यूज किए जाएंगे। हम कुछ टर्म्स सीखेंगे जो यूज किए जाएंगे। ठीक, तो उन टर्म्स के बारे में सबको पता होना चाहिए, तो उसे मैं रख देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स के अंतर्गत। ठीक, तो पहला प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो है आपका कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक, कोलिनियर वेक्टर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही लिख लीजिए। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। द वेक्टर्स which lie
on a single line, the vectors which lie on a single line are known as collinear vectors. ठीक, are known as collinear vectors. ठीक, अब एक बात ध्यान से समझिए, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते थे? द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करें उन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। एकदम उसी प्रकार से कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, द वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है कि पॉइंट्स तो फिक्स होते हैं, पॉइंट्स तो फिक्स होते हैं, उन्हें आप मूव नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई पॉइंट यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो इनको आप मूव नहीं कर सकते, राइट? तो आइदर ये कोलिनियर हैं या नहीं, यानी एक स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं, ठीक। परंतु वेक्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वेक्टर्स कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू देमसेल्व्स, वेक्टर्स कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू देमसेल्व्स, राइट? ठीक, तो वेक्टर्स को ट्रांसलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन में थोड़ा सा बदलाव, जो लिखे हैं वही लिखा वही जाता है, किसी बुक में देखेंगे तो यही लिखा रहेगा कि द वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक। परंतु याद रखिए वेक्टर्स कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू देमसेल्व्स। तो हम क्या समझेंगे, लिखेंगे वही जो मैंने लिखवाया है, परंतु समझेंगे क्या कि वेक्टर्स पहले से एक स्ट्रेट लाइन पर हो ये जरूरी नहीं है, वेक्टर्स पहले से एक स्ट्रेट लाइन पर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक। अगर उनको खिसका करके एक लाइन पर लाया जा सके, अगर उनको खिसका करके एक लाइन पर लाया जा सके तब भी उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे, तब भी उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक। ये दोनों एक लाइन पर नहीं है, परंतु अब मैं इनको पैरेलल ट्रांसलेट करके ऐसा ला सकता हूं, अब ये दोनों एक लाइन पर हो गए, ठीक। तो भले ही ये लोग यहां हैं, इनको हम कोलिनियर बोलेंगे, ठीक, राइट। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों उधर की तरफ, तो एंगल कितना बना 0 डिग्री, एंगल कितना बना 0 डिग्री, जो मैंने पहले डायग्राम में दिखाया है। तो दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हो वो हमेशा कोलिनियर हो गए, ठीक। अब ये समझिए कि एक वेक्टर इधर होता और एक वेक्टर इधर होता तब भी तो ये कोलिनियर होते, ठीक। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, राइट। अब भी तो हम इन्हें खिसका कर एक लाइन पर ला ही सकते हैं, राइट। तो ये वेक्टर्स भी कोलिनियर हो गए। दूसरा वाला एग्जांपल मेरा देख लीजिए, ठीक। दूसरा एग्जांपल में दोनों वेक्टर्स जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, और जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो भी हम उनको खिसका के एक लाइन पर ला सकते हैं, तो ये वेक्टर्स भी कोलिनियर वेक्टर्स ही कहलाएंगे, राइट, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो कोलिनियर होंगे, अभी भी हमने दिखाया, राइट। यानी एंगल 0 डिग्रीज हो या फिर पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर, ठीक। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया था कि जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्रीज, और वेक्टर्स क्या कहलाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक। यानी कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो ऑलवेज
कोलिनियर। ठीक, तो पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ठीक, या तो वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में हो या तो वेक्टर्स जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ये दोनों ही वेक्टर्स हमेशा कोलिनियर होंगे। ठीक, तो ऐसा याद रख सकते हैं कि पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ठीक, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कोलिनियर वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में दैट इज पैरेलल वेक्टर्स होंगे या तो फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। राइट, ठीक। अब अगला है आपका कोप्लेनर वेक्टर्स। अगला है आपका कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, सब लोग समझ ही गए होंगे। कोप्लेनर डेफिनेशन लिखिए, द वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम प्लेन, द वेक्टर्स which lie on the same plane are known as coplanar vectors. The vectors which lie on the same plane are known as coplanar vectors. ठीक, अब देखिए क्या है, फिर से वही कोलिनियर वाली दिक्कत कि वेक्टर्स फिक्स नहीं होते। वेक्टर्स कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू themselves. वेक्टर्स कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू themselves, यानी कि पहले से ही एक प्लेन पर हो ये जरूरी नहीं है। पहले से ही एक प्लेन पर हो ये जरूरी नहीं है। अगर उन्हें खिसका कर एक प्लेन पर लाया जा सके तब भी हम उन्हें क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर उन्हें खिसका कर एक प्लेन पर लाया जा सके तब भी हम उन्हें क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक, ओके। अब एक सेंटेंस लिखिए, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। ठीक, इसको समझाते हैं। सपोज ये दो वेक्टर्स, तो ये दो वेक्टर्स दुनिया में कहीं भी हों, कैसे भी हों। ठीक, क्या मैं इनको टेल पर टेल ला सकता हूं? क्या मैं इनका टेल एक दूसरे पर ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं। पैरेलली ट्रांसलेट करिए, और जब आप पैरेलली ट्रांसलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। जब पैरेलली ट्रांसलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए एक प्लेन बना कि नहीं, एग्जैक्टली ऐसा। ठीक, ऐसे ही आप खुद से ट्राई करिएगा, खुद से, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, खुद से ट्राई करिएगा कि किसी प्रकार से पेन, दो पेन्स को ऐसे रखिए। ठीक, ऐसे किसी प्रकार से रखिएगा और फिर टेल पर टेल लाइएगा, और टेल पर टेल लाते ही आप देखेंगे कि दोनों वेक्टर्स एग्जैक्टली एक प्लेन पर आ जाएंगे। ठीक है, खुद से करके देखिएगा। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, याद रखिएगा। ठीक, अब हेडिंग डाल दीजिए, अब हेडिंग डाल दीजिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर, बाय अ स्केलर।
ठीक, एक वेक्टर का को अगर हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो क्या मिलेगा? तो सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, और एक दूसरा वेक्टर डिफाइन करते हैं कैपिटल ए के इंटू वेक्टर ए वेयर के इज अ स्केलर, के इज अ स्केलर, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं एक टेबल बना देता हूं और इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। जब तक मैं टेबल बना रहा हूं तब तक आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। ठीक, सबने लिख लिया। अब देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि के आपका +2 है, के आपका +2 है, तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा? 2 इंटू वेक्टर ए, ठीक। तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर होता क्या है कि मैग्नीट्यूड स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20 मीटर्स, ठीक, 20 मीटर्स। और डायरेक्शन देखिए क्या है कि अगर स्केलर पॉजिटिव है, अगर स्केलर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले नॉर्थ था तो अब भी नॉर्थ ही रह जाएगा, ठीक। अब निगेटिव स्केलर होगा तो अगले एग्जांपल में देखते हैं। अब अगर इस वेक्टर को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो याद रखिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 10 -2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, +2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो फिर से मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 20 मीटर्स, फिर से मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 20 मीटर्स, राइट, ठीक। अब डायरेक्शन, तो स्केलर अगर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जस्ट ऑपोजिट। पहले नॉर्थ था तो अब कितना हो जाएगा? साउथ, ठीक। अब देखिए डिवीजन, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कोई खास फर्क नहीं है, जैसे बोला जाए कि इस वेक्टर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप क्या करिए कि 2 के रेसिप्रोकल यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। या फिर बोला जाए कि -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप -2 के रेसिप्रोकल -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस वेक्टर को तो मैग्नीट्यूड का किस्सा वही रहेगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 इंटू 2 तो कितना? 1/2 तो कितना हो गया? 10 मीटर्स। और डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। फिर देखिए -1/2, तो -1/2 का मैग्नीट्यूड 1/2, तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर से मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 10 मीटर्स, ठीक।
और डायरेक्शन क्योंकि स्केलर नेगेटिव है, क्योंकि स्केलर नेगेटिव है तो डायरेक्शन नॉर्थ की जगह क्या हो जाएगी, साउथ। ठीक, अब देखिए दो और वेक्टर्स बाकी हैं, यूनिट वेक्टर्स एंड नल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स एंड नल वेक्टर्स। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखिए, तीसरा हो गया ना, पहला पढ़ा था हमने कोलिनियर, फिर दूसरा कोप्लेनर, फिर तीसरा यूनिट वेक्टर। तो अब हेडिंग डाल दीजिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक, अ वेक्टर whose magnitude is 1, a vector whose magnitude is 1 is known as unit vector। ठीक, तो अब देखिए क्या है, डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने, a vector whose magnitude is 1 is known as unit vector। ठीक, तो अब देखिए किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, उस वेक्टर के नाम के ऊपर कैप बनाकर। जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट किया जाएगा, ए के ऊपर एक कैप बनाकर। तो ए कैप आपको लिखना है, तो आप क्या करिए कि एक ऐसा वेक्टर खोजिए जो ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में हो परंतु उसका मैग्नीट्यूड 1। ठीक, ए कैप का मतलब क्या हुआ कि आप एक ऐसा वेक्टर खोजिए जो ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में हो परंतु उसका मैग्नीट्यूड 1। ठीक, तो आप सिंपली क्या करेंगे, वेक्टर ए लीजिए और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए कि ये कैसे आ गया। ठीक, मैंने क्या कहा कि इस वेक्टर का मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर खोजना है जो वेक्टर ए की ही डायरेक्शन में हो। ठीक, परंतु उसका मैग्नीट्यूड 1। तो अभी अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर में हमने क्या सीखा कि अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस स्केलर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है। तो जब हम वेक्टर ए को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, 1। ठीक, वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो खुद सोचिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1। ठीक, और चूंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर में हमने और क्या सीखा कि अगर स्केलर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्शन वही रह जाएगी। ठीक, तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगले वेक्टर पर, नल और जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर। ठीक, नल और जीरो वेक्टर का डेफिनेशन लिखिए।
किसी वेक्टर को हम नल या जीरो वेक्टर कहेंगे, ठीक, इफ एंड ओनली इफ उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज नोन एज नल वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज नोन एज नल वेक्टर। ठीक, ठीक है। और इसका नोटेशन नल वेक्टर का जीरो के ऊपर एरो बना देते हैं, जीरो के ऊपर एरो बना देते हैं। अब देखिए क्या है कि नल या जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपने जीरो कर दिया, नल या जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपने जीरो कर दिया। ठीक, तो जीरो मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स कैसे मिलते हैं वो देखते हैं हम। सपोज एक ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर से और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से, तो एफ नेट, और याद रखिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो अगर एक ब्लॉक पर 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर लगा, तो सबको पता है कि जो एफ नेट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, जीरो। उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि या एक दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक पर्सन राम एट रेस्ट, एक पर्सन राम जो है वो रेस्ट पर है, तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक, तो अब देखिए कोई यदि आपसे पूछे कि इस ब्लॉक पर फोर्स कितना लगा, तो आप बोलेंगे जीरो। फिर वो बोलेगा कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन बताइए। तो क्या आप एफ नेट की डायरेक्शन बता सकते हैं, नहीं। ठीक, राइट, आप एफ नेट की डायरेक्शन नहीं बता सकते। इसी प्रकार से ये व्यक्ति रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो। यदि कोई पूछने लगे कि बताइए इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ठीक, ठीक, तो इसलिए ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, उनके डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक, हमने क्या शो किया कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, उनके डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, राइट। और ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उन्हें क्या कहते हैं, नल वेक्टर्स। ठीक, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर्स। ठीक, यानी कि नल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उनकी डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर्स, यानी कि डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर्स क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक, जैसे 1/0 अनडिफाइंड होता है ना, ऐसे ही आपका नल वेक्टर्स कैसा होता है, नल वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रायंगल ऑफ एडिशन। थैंक यू।